वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, राइट। सो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सिंपल, जो मेंडल ने अब तक आपने जितने भी लॉ पढ़े हैं, मेंडल के जो लॉ होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल्स का जो जीनोम होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियर जो डीएनए होता है, उस डीएनए पे क्या होता है, सपोज आपका ये न्यूक्लियस है तो ये आपका क्या है, उसका जीनोम है, दैट मीन्स डीएनए है। वो डीएनए जो होता है वो मेंडल्स के लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। चाहे आपने मेंडल्स के जो भी लॉ पढ़े, लाइक एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा, या लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, या को डोमिनेंस पढ़ा, वो सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं मेंडल्स के, वो बेसिकली इस न्यूक्लियर जीनोम के डीएनए पे क्या करता है, अप्लाई होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूकेरियोटिक सेल्स में, बेसिकली यूकेरियोटिक सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर जीनोम के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर में भी कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि डीएनए क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया और लाइक एज क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का भी क्या होता है, डीएनए होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्टल डीएनए के नाम से जानते हैं। तो इस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले जो डीएनए होते हैं वो मेंडल के जो लॉ हैं उन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दैट मीन्स मेंडल का जो लॉ होता है वो बेसिकली इन एक्स्ट्रा सेलुलर जो डीएनए होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता है। उसी के जेनेटिक्स को, इनहेरिटेंस को बेसिकली हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। और इसमें आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या ये बताती है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, राइट। सो होपफुली आप लोगों को नॉर्मल जो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शंस और जीनोम का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा। अगर नहीं पता है तो लेटर ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ के लिए हमारा मेन टारगेट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का या क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम है वो कैसा है, और नॉर्मल जो जीनोमिक डीएनए होता है वो उससे किस तरीके से वो डिफर है, और मेंडल के लॉ को फॉलो किस तरीके से नहीं करता है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसी इनहेरिटेंस, ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें बेसिकली हम लोग न्यूक्लियर जीनोमिक डीएनए को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, उनकी बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यही पढ़ने को मिलेगा कि जो मेंडल्स के लॉ होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पे जो डीएनए होते हैं उनमें वो उस पर फॉलो नहीं होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन को लेकर के जो सिम्बियोटिक थ्योरी है वो क्या कहती है, राइट। इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी दी गई बताने के लिए ऐसा माना जाता है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेल्स डेवलप हुए हैं वो बेसिकली कहाँ से हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से हुए हैं। उन्हीं चीज को रिलेट करने के लिए बेसिकली थ्योरी क्या दी गई, दैट इज द इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी, राइट। कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि ये थ्योरी क्या बताती है, इसका क्या मीन है। तो ये थ्योरी हमको यही बताती है कि बेसिकली जो यूकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका जो ओरिजिन है या जो उनका रिलेशन है वो बेसिकली किससे है, प्रोकैरियोटिक सेल्स से, राइट। ऐसा माना जाता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, जब एरोबिक बैक्टीरिया किसी यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा क्या किया गया, इंगल्फ कर लिया गया। सपोज कीजिए अगर आपका ये यूकैरियोटिक सेल्स है और ये एरोबिक बैक्टीरिया है, अगर ये इसमें क्या हो गया, अगर इंगल्फ हो जाए किसी भी पर्पज के लिए, चाहे ये अपना पैरासाइट समझ करके इसमें गया हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के पर्पज से गया हो या किसी भी पर्पज से गया हो, तो जब एरोबिक बैक्टीरिया का इंगल्फिंग किसी यूकैरियोटिक सेल्स में जब हो गया था तो बेसिकली इस यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या डेवलप हुआ, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सिमिलरली जब कोई जैसे लाइक साइनो बैक्टीरिया जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी होती है, जब ऐसा कोई बैक्टीरिया जिसके पास ऑटोट्रॉपिक नेचर का था, कैसा था, ऑटोट्रॉपिक नेचर का, राइट। ऑटोट्रॉपिक नेचर मीन जिनके पास अपना फूड बनाने की खुद से प्रॉपर्टी होती है। तो जब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया किसी यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ, इंगल्फ किया गया, तो उस यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट हो गया, दैट इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। ओरिजिन के लिए हमको ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, दैट इज द इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी, और ये यही बताता है कि जब कोई, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट हुआ है वो बेसिकली किससे हुआ है, दैट इज द पीके सेल से, मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स से, राइट। तो
क्लोरोप्लास्ट के लिए कैसे हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कैसे हुआ, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जब कोई एरोबिक बैक्टीरिया दैट मींस जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट था, ऑक्सीजन के साथ में उसका रेस्पिरेशन हो रहा था, ऐसा बैक्टीरिया जब किसी यूकेरियोटिक सेल्स के द्वारा क्या किया गया, इंगल्फ किया गया, तो उसमें वो रेसिडेंशियल हो गया और उसके साथ साथ में उसमें डेवलपमेंट किसका हो गया, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट। क्योंकि ये एरोबिक था तो इसके पास ऑलरेडी एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने वाली मशीनरी थी, दैट मींस माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर था, ओके। तो ये जब बैक्टीरिया इसमें इंगल्फ हुआ तो बेसिकली कैसा बन गया, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। और जब कोई ऑटोट्रॉपिक नेचर का बैक्टीरिया जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी थी, ऐसा बैक्टीरिया जब किसी यूकेरियोटिक सेल्स में क्या हुआ, इंगल्फ हुआ, तो वहां पे डेवलपमेंट किसका हो गया, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट का। सो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन हुआ किससे, प्रोकैरियोटिक सेल्स से, किसमें, यूकेरियोटिक सेल्स में, ओके। सो हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर जीनोमिक का, वो किस तरीके से होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियर के बाहर का। तो जैसे जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसको हम मेन जीनोम बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जबकि उस न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में जो चीज पाई जाती है उसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बोलते हैं। सॉरी फॉर दैट, मैं शायद पहले आपको एक्स्ट्रा सेलुलर बोल दिया था। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल से बाहर हो जाएगा, करेक्शन हो कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर दैट मीन्स न्यूक्लियर से बाहर, ओके। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियन जीनोम की क्या प्रॉपर्टी है और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड है। माइटोकॉन्ड्रियन जीनोम कहाँ पे है, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि यूकेरियोटिक सेल्स का एक क्या है, पार्ट है, मीन्स ऑर्गेनेल्स है। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और इसके बाद सुपर क्वाइल्ड होता है, राइट। तो अगर आप अपने डीएनए के फीचर्स के बारे में जानते हैं तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये कैसा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम है सिम्स लाइक अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का भी जो जीनोम होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जबकि अगर यूकेरियोटिक की बात करेंगे तो कैसा होगा, लीनियर होता है, राइट। तो इससे भी ये प्रूफ मिलता है कि बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से आया हुआ, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स से आया हुआ। तो ये सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, सुपर क्वाइल्ड होगा। आपके एग्जाम्स में कभी कभी यही सिर्फ ऑप्शन ही दे देता है, माइटोकॉन्ड्रियन जीनोम का जो नेचर होगा कैसा होगा, सर्कुलर होगा, लीनियर होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, सुपर क्वाइल्ड होगा, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा ध्यान में रखें, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड एंड सुपर क्वाइल्ड, ओके। In some protozoans and fungi, linear genomes are also found, right? कुछ फंजाई और प्रोटोजोन्स में ये देखा गया कि उनके माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली जो जीनोम है, दैट मीन्स जो डीएनए है वो कैसा है, लीनियर टाइप का है। तो ये एक्सेप्शंस के रूप में है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। जब आपसे प्रोटोजोन्स एंड फंजाई के नाम से पूछा जाएगा तब आपको आंसर ये लगाना है, और नॉर्मली अगर आपको माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में पूछता है तो फिर आपको ऑप्शन सर्कुलर वाले पे लगाना रहेगा, राइट। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूकेरियोटिक सेल्स में बेसिकली डीएनए के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उसको रैपिंग करती है, राइट। आप ये सारा सब कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जब सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि डीएनए का जो साइज है बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है, और हमारा जो न्यूक्लियस होता है काफी छोटा होता है। तो उस छोटे से न्यूक्लियस में थ्रेड जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग है उसको कॉम्पैक्ट करके क्या होता है, फिल करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। सो उसी कॉम्पैक्शन के लिए बेसिकली ये हिस्टोन प्रोटीन की क्या होती है, जरूरत होती है, जो कि उसको सुपर क्वाइल करके बेसिकली अरेंज करता है एक छोटे से न्यूक्लियस के साइज में। तो ऐसा हिस्टोन या हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स कोई भी बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए होता है उसमें एसोसिएटेड नहीं देखे गए हैं, राइट। जो कि बेसिकली सपोर्ट करता है प्रोकैरियोटिक जीनोम को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल जो सेल्स होती है वहां पे भी बेसिकली जो भी आपका जीनोम होता है उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पे आप देख लिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी, दैट इज सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एंड सुपर क्वाइल्ड होगा। यहाँ पे कुछ फंजाई और कुछ जो प्रोटोजोन्स होंगे उनका जो जीनोम होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो लीनियर होगा, और यहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती या हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, राइट। जीसी कंटेंट डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए। जो जी और सी मीन्स ग्वानिन और साइटोसिन का जो अमाउंट होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, कंटेंट होता है न्यूक्लियर डीएनए में, उससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियर डीएनए से अगर आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे तो ये अलग आपको दिखेगा, और ये अलग करने के लिए आपके पास एक क्या है, मेथड होता है, जिससे ये बड़ा ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को और जीनोमिक डीएनए को अलग अलग करना है, या क्लोरोप्लास्टल डीएनए को और जीनोमिक डीएनए को अलग अलग करना है, तो आप कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे। सो आंसर इज सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे जब आप इस सेंट्रीफ्यूगेशन को लगा देते हैं तो ग्रेडियंट बन जाता है, हैवियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली क्या आएंगे, नीचे की तरफ बैंड आ जाते हैं,
लाइटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने जब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस को प्रूफ करने वाले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जहाँ पे N14 और N14 आइसोटोप्स से क्या किया गया था, जब इनको लेबल्ड किया गया था तो वहां पे भी बेसिकली आपने देखा कि सेजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस को ही यूज करके इसको अलग किया गया था, जहाँ पे 3 बैंड आपको देखने को मिले होंगे। एक नाइट्रोजन 14 का मिला होगा, एक नाइट्रोजन 14 और 15 का हाइब्रिड का मिला होगा, और एक नाइट्रोजन 15 का मिला होगा, राइट। तो ये एक ऐसी टेक्निक है सीजियम क्लोराइड, ये बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी डेंसिटी डीएनए के डेंसिटी की क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। इसलिए इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज करके आप न्यूक्लियर डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जीसी जो कंटेंट होता है वो अलग होता है न्यूक्लियर डीएनए से। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं साइज पे कि जो न्यूक्लियर जीनोम होता, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया जो जीनोम होता है उसकी साइज क्या होती है और किस तरीके से सब अलग अलग चीजों में अलग अलग होता है, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली अगर एनिमल्स की बात करें तो वो लेस देन 20 केबी होता है। 20 केबी से इसकी साइज क्या होगी, छोटी होती है। लेकिन अगर वही हम ईस्ट की बात करें तो ये 80 केबी से लेकर के 80,000 बेस पेयर के अराउंड में भी पाया जाता है। और अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो वो बेसिकली क्या है, 1 लाख से लेकर के 2 मिलियन बेस पेयर के भी बीच का हो सकता है। तो सबसे छोटा जो माइटोकॉन्ड्रियल आपका जो जीनोम पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा, दैट इज द एनिमल्स में। फिर इसके बाद ईस्ट सेल्स में मींस फंजाई में, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, प्लांट्स में। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की प्रॉपर्टी रही और ये इनके साइज के बारे में था। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं कि जीनोमिक जो रेप्लिकेशंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो किस तरीके से होता है, राइट। तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे लिखा है सेमी कंजर्वेटिव स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपका ये डीएनए का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे जब रेप्लिकेशन होगा तो एक डीएनए आपका क्या होगा, पेरेंटल होगा, और एक क्या होगा आपका न्यू स्ट्रैंड बनेगा। दैट मीन्स इसको पी और इसको क्या बोल सकते हैं, एन। इसको पी और इसको क्या बोल सकते हैं, एन। ऐसे मोड ऑफ रेप्लिकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये सारी डिटेल में आपको पढ़ाएंगे जब आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ के लिए तो इनका भी मोड ऑफ रेप्लिकेशन कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज मींस व्हाट, जो न्यूक्लियर डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहे हैं वो डीएनए पॉलीमरेज माइटोकॉन्ड्रिया पे काम नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को, दैट मींस एम्प्टी डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए एम्प्टी डीएनए पॉलीमरेज अलग से पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, डीएनए की कॉपी को क्या करता है, बनाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बेसिकली आपको यहाँ पे अब देखने को मिलेगा कि सॉरी, नॉर्मल जो हमारा न्यूक्लियर जीनोमिक डीएनए होता है उसकी रेप्लिकेशंस बेसिकली सेल के एक स्पेसिफिक फेज में होता है। ये कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल अगर हम सेल साइकिल को इस तरीके से ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, दैट इज द G1 फेज हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, S फेज हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका G2 फेज हो जाता है, और ये टोटल आपका मेटोटिक मींस M फेज हो जाता है। तो नॉर्मल जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, दैट मींस मेन जो जीनोमिक डीएनए होता है वो कहाँ पे होता है, दैट इज द एस फेज में उसकी डीएनए रेप्लिकेशन होती है। कहाँ पे होती है, एस फेज। एस फॉर सिंथेसिस, दैट इज वाई इसका नाम भी रखा गया एस फेज। जी फॉर गैप, एन एम फॉर माइटोटिक। ओके, सो नॉर्मली जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा, एस फेज में होगा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का रेप्लिकेशन थ्रू आउट द सेल्स पूरे साइकिल के किसी भी फेज में होता रहता है। ऐसा कोई फेज स्पेसिफिक इवेंट नहीं है कि हाँ ये G1 में होगा, G2 में होगा, S में होगा या M में होगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट रखें और स्टार लगा दें, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन से फेज में होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके दिमाग में एक लॉजिक आता है कि अरे हमने पढ़ रखा था कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो तुरंत का तुरंत टिक लगा देते हैं कि इस पे एस फेज पे, जो कि गलत हो जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बता रहा है यहाँ पे कि 2 strands ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैव डिफरेंट डेंसिटी, दे कॉल्ड एज HNL, राइट। मतलब कि अगर आपका ये दोनों डीएनए का स्ट्रैंड है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसकी डेंसिटी अलग होगी, इसकी डेंसिटी अलग होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बेस का जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको H मीन्स हैवी स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसकी डेंसिटी कम उसको बोलते हैं L मीन्स लो स्ट्रैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर डीएनए के एक मॉलिक्यूल्स में 2 स्ट्रैंड होते हैं, उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए H और L लेटर का यूज किया जाता है। H फॉर हैवी मीन्स हाई डेंसिटी, L फॉर लो मीन्स लो डेंसिटी। ओके,
होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हाँ डीएनए के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है तो वो कौन से मॉडल के थ्रू होता है। तो पहला सवाल आपका यही से बन जाता है, डी लूप मॉडल, मतलब यहाँ पे जस्ट डी लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है उनके बन जाते हैं। ओके, तो पहला सवाल आपका यहाँ से बनेगा डी लूप मॉडल, क्योंकि कई बार जैसे कई सारे मॉडल होते हैं लाइक एज रोलिंग सर्कुलर मॉडल, डी लूप मॉडल, राइट, और आई मॉडल। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है इसके रेप्लिकेशंस के लिए कौन सा मॉडल फॉलो होता है, डी लूप मॉडल या डी लूप स्ट्रक्चर मॉडल फॉलो होता है। ओके, क्या कहता है ये डी लूप मॉडल, यहाँ पे समझते हैं कि सपोज ये बेसिकली इनका सुपर कॉइल्ड फॉर्म है डीएनए का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से कॉइल्ड है। इनको सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाया गया। तो एक जो स्ट्रैंड है बाहर वाली, इसको क्या बोला गया, दैट इज एच स्ट्रैंड, और ये जो इनर वाली इसको क्या बोला गया, दैट इज द एल स्ट्रैंड। ओके, तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस ओराई बनेगा, और ओराई रेप्लिकेशन जहाँ पे बनेगा वहां पे पहले एच स्ट्रैंड का क्या होता है, सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, जैसा कि आपको एरो से यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। ये जो आपका ये प्रोटेक्ट फॉर्म है इसे आप बोल सकते हैं दैट इज ओराई मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पहले एच स्ट्रैंड पे क्या होगा, स्टार्ट होगा, और फिर ये जो रेप्लिकेशन होगा वो एक्सटेंड होगा। जैसे ही बेसिकली इस डीएनए का लगभग थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड हो जाता है रेप्लिकेशन करके, मतलब हाफ पाथवे पे अगर पहुंच जाता है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, राइट, उसके बाद से फिर आपका क्या होता है, एल स्टैंड पे सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए इस फिगर के बाद, मतलब ये लूप एक्सपेंडेज है जहाँ से ये रेप्लिकेशन आपका एक्सटेंड हो रहा है। इसके बाद आप देखिए तो ये आपका एक नया एल स्टैंड भी बन रहा है, और बाकी आपका ये एच स्टैंड भी बन रहा है, राइट। जैसा कि पहले आपने यहाँ पे देखा ये क्या है, एच स्टैंड है नया वाला। तो मैकेनिज्म उसके लिए क्या है, फिर इसके बाद ये दोनों का दोनों स्टैंड धीरे धीरे जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा और आई। और हाँ, एक चीज और कि जो भी आपका एल स्टैंड बनेगा वो एल स्टैंड अनदर किसी दूसरे और आई साइड से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, न कि वहीं से। तो एच स्टैंड के लिए और आई साइड्स मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अलग होते हैं। पहले स्टार्ट किसका होगा, एच स्टैंड का, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाने के बाद आपका अलग अनदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से एल स्टैंड की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो इस तरीके से कंप्लीट इनका जीनोम क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। और फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन गए जो कि सुपर कॉइल्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक अ डी, दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी लूप मॉडल या डी लूप स्ट्रक्चर। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के रेप्लिकेशंस के लिए आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, पहला ये कि फर्स्ट जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहां पे स्टैंड किसका बनेगा, दैट इज द एच का, मतलब एच का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। उसके सम टाइम्स बाद जब एक्सटेंशन हो जाएगा तो दूसरे अनदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से एल स्टैंड का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्टली पहले एच, देन इसके बाद एल, फिर इसके बाद पूरी तरीके से ऐसे मूव होता जाएगा और डीएनए सेपरेट होते जाएंगे और डीएनए का मॉलिक्यूल्स नया आपका बनता जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक कॉपी जो यहाँ पे थी इससे आपका दो डीएनए का मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बन गया। ओके, सो ये था आपका डी लूप मॉडल, और क्यों इसको बोलते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख के रखा है सिंथेसिस ऑफ एच स्टैंड स्टार्ट एट ओराई टू फॉर्म डी लूप, एंड इसके बाद द न्यू एच स्टैंड एक्सटेंडेड अबाउट हाफ, इनिशिएशंस ऑफ एल स्टैंड स्टार्ट एट अनदर ओराई, राइट। जैसे ही बेसिकली ये हाफ स्टैंड सिंथेसाइज हो जाता है, अनदर नेक्स्ट ओराई पे आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे एल स्टैंड क्या होगा, स्टार्ट हो जाता है, राइट। बोथ स्टैंड्स आर कंप्लीटेड बाय कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यूकैरियोटिक के सेल्स में आपने जब देखा है कि बेसिकली एक स्टैंड जो होती है वो लीडिंग स्टैंड होती है, दूसरा क्या, सपोज अगर ये रेप्लिकेशन फॉर्क है तो एक स्टैंड को आप क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, और एक को लैगिंग बोलते हैं। तो लीडिंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, राइट, जबकि लैगिंग जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का तो, राइट। तो नॉर्मली जो जीनोमिक डीएनए होता है वहां पे दोनों जो स्ट्रैंड बनती हैं, एक कॉन्टिन्यूअस बनता है जिसे आप लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और एक डिसकॉन्टिन्यूअस जिसे आप लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जहां पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट का भी फॉर्मेशन होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे फीचर्स आप अच्छे से कॉपी अपने नोट्स कीजिए, और इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो देखते हैं अब रेप्लिकेशंस के बाद बेसिकली आता है आपका ट्रांसक्रिप्शंस के लिए, ट्रांसक्रिप्शंस कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का।
तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है उसके पास किस किस चीज के लिए जीन है, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये एग्जाम में आपसे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसके पास टीआरएनए को इनकोड करने वाले जीन है, आरआरएनए को इनकोड करने वाले जीन है, साइटोक्रोम है, प्लस एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज है और एटीपीएज है। ये सब पे स्टार लगा लीजिए, सबका नाम अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे यही ऑप्शन में दिए जाते हैं पूछने के लिए कि किसके लिए जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास है या नहीं है। बाकी जितनी भी एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, चाहे वो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही हो, चाहे जो कुछ हो रहा हो, वो सारे के सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूक्लियर डीएनए से इनकोड करके उस माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। राइट, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के सर्वाइव के लिए जितने भी चीजों की जरूरत होती है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो आपका सपोज ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सारे जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं या मॉलिक्यूल है, उनके लिए इसके पास जीन होता है। बाकी जितने भी जीन्स की जरूरत होती है या जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन की जरूरत होती है, उनके लिए जो जीन होता है वो कहाँ से आता है, न्यूक्लियर डीएनए से। ओके, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो अदर कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपको ये लाइन भी लिख रखा है, अदर कंपोनेंट्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया आर इनकोडेड बाय द न्यूक्लियर जीनोम। अदर कंपोनेंट्स से बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स आ जाते हैं, तो वो सारे आपको सिर्फ ये याद रखना होगा, बाकी आप इसके अलावा जो भी कुछ होगा वो सब न्यूक्लियर डीएनए से होगा। राइट, एंड इसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स कोडिंग जीन्स आर फाउंड ऑन बोथ स्ट्रैंड। ये सबसे यूनिक पॉइंट है। बेसिकली अगर हम लोग न्यूक्लियर जीनोम की बात करें, तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए के सिर्फ किसी एक स्ट्रैंड से होता है। राइट, जिसे आप कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। राइट, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका कोई भी जीन, मतलब उसका कोई भी एमआरएनए नहीं बनता है। जबकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका डीएनए होता है उसके दोनों ही स्ट्रैंड पे प्रोटीन कोडिंग जीन्स पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट आप अच्छे से इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, क्या क्या डिफरेंसेस है। राइट, तो बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, और यही कारण होगा कि बेसिकली जो मेंडल्स के लॉ हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के जीनोम फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो यूनिक पॉइंट आपने यहाँ पे ये देखा कि कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है दोनों स्ट्रैंड का। इसके बाद आपने यूनिक पॉइंट ये देखा कि दोनों ही स्ट्रैंड बेसिकली क्या करती है, प्रोटीन के कोडिंग में पार्टिसिपेट करती है, जबकि ऐसा न्यूक्लियर जीनोम में नहीं होता है। ओके, तो होपफुली कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रही होंगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिकली यूकैरियोटिक का जो एमआरएनए होता है, रेप्लिकेशन होने के बाद उसका 5 प्राइम पे क्या होता है, यहाँ पे कैपिंग हो जाती है, जिससे न्यूक्लियर जो एक्टिविटीज होती है वो ब्लॉक होती है, मीन्स यहाँ पे इसको कोई डिग्रेड नहीं कर पाता है। तो फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होते हैं उनके पास क्या होती है, 5 प्राइम पे कैपिंग होती है। और ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा जब पढ़ाएंगे तो। जबकि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के पास कोई भी 5 प्राइम पे कैपिंग नहीं होती है। ओके, तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना होगा। पॉली 8 इज एडेड टू 3 एंड द एंड ऑफ एमआरएनए। जैसा कि आप लोग यूकैरियोटिक जीनोमिक डीएनए में भी देखते हैं कि ये जो आपका 3 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम पे पॉली ए टेल मीन्स एडेनिन का कई सारा मॉलिक्यूल क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये भी होगा, ये सिमिलरिटी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे सिमिलरली जो टीआरएनए होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, लाइक इस तरीके से जो आर्म्स होते हैं, तो टीआरएनए का ये वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे बेसिकली CCA जो होता है वो ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या होगा, ऐड किया जाएगा 3 प्राइम एंड पे। तो ये दोनों आपके क्या है, सिमिलर पॉइंट है, बाकी जबकि आपके क्या है, डिससिमिलरिटीज हैं। ओके, सो होपफुली गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है नॉर्मल न्यूक्लियर जीनोमिक डीएनए से, और उनकी क्या क्या यूनिक फीचर्स होते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।